हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें लगभग 150 के आसपास में क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इनमें से जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो आप हमें ज़रूर बताइए। पहला क्वेश्चन है, एशिया माइनर क्षेत्र में लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त बोगा जकोई मितिनी अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन मिलता है? इसका सही ऑप्शन बताना है। क्या यह इंद्र, नासत्य, अग्नि है, मित्र है, वरुण है, रुद्र है, इंद्र, नासत्य, वरुण, शिव है, या इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य है? तो इसका सही उत्तर आप हो जाएगा इंद्र, मित्र और वरुण। अगला अगर क्वेश्चन देखें, मौर्य किस या किन अभिलेखों में शासकों द्वारा अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। केवल एक होगा, केवल एक और दो होगा, केवल तीन होगा, केवल दो और चार होगा? तो इसका सही उत्तर है एक और दो, यानी कि शाहगोरा और महास्थान से। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाहगोरा यह गोरखपुर से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है, और महास्थान की बात करें तो यह दिनाजपुर बांग्लादेश से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है। दोनों ही अभिलेखों में अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये दोनों लिपि ब्राह्मी तथा भाषा प्राकृत में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अभिलेखों की भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं और ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा 2री सदी से मिलने लगती है। कालांतर में प्राकृत भाषा का प्रयोग अभिलेखों में पूर्णतः समाप्त हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन? तो इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक और दो, यानी कि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं और ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा 2री सदी से मिलने लगी है। व्याख्या की देख लेते हैं। केवल कथन एक और दो सही है, परंतु तीन गलत है, क्योंकि 2री शताब्दी के अभिलेखों में संस्कृत भाषा का व्यापक प्रयोग होने के बावजूद प्राकृत भाषा का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि बाद के कालों में भी इसका प्रयोग समान रूप से होता रहा है। अगले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? ऑप्शन नंबर ए है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कनिष्क प्रथम का सोई विहार अभिलेख, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली अभिलेख, या स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें केवल एक बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए, यानी कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख देखने को मिलती है। इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का पुनरुद्धार सुविशाख द्वारा स्वयं के कोष से कराने तथा यज्ञश्री सतकर्णी के पुत्र पुलमावी से अपनी पुत्र का विवाह करने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों का ही वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम देखते हैं। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और शैली चंपू है। इस अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हैं। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन है, किंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की
सूचना नहीं मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से उत्तर सही है या है? तो अगर हम इसकी देखें तो केवल 1 और 2 इसके सही उत्तर हैं, केवल 2 है या 1, 2 और 3 सही उत्तर है, तो या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी कि इसमें इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत लिपि और ब्राह्मी शैल चिंपू भी है। इस अभिलेख पर अशोक, चंद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख वर्णित किए गए हैं। इसमें गुप्त के विजय अभियान का विस्तृत वर्णन है, किंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की सूचना बिल्कुल नहीं मिलती है। व्याख्या की तरफ अगर हम देखें तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सभी विजय अभियानों का वर्णन मिलता है, परंतु उसके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है, जबकि यह संरचना में चंपू काव्य की तरह है। साथ ही इस अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख हैं, अतः उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। छठी क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमैक लिपि। ऑप्शन नंबर बी खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि, शारदा लिपि और ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि, अरमैक लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। और ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक व देवनागरी। इनमें से कौन सा उत्तर सही है या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरमैक लिपि को अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमैक तथा यूनानी दोनों में है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखवाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारक निम्नलिखित में से किस अभिलेख या स्तंभ लेख या शिलालेख को माना जाता है? अशोक के साम्राज्य के पूर्वतम सीमा का निर्धारक निम्नलिखित में से किस अभिलेख या स्तंभ लेख शिलालेख को माना जाता है? इसका ऑप्शन है निगाली सागर का स्तंभ लेख, जौगढ़ का शिलालेख, लौरियारेराज का शिलालेख, जटिंग रामेश्वर का शिलालेख। इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ये, यानी कि निगाली सागर का स्तंभ लेख इसका सही उत्तर है। निगाली सागर अथवा निगलीवा अभिलेख लुम्बिनी के रूपनदेही जिले में स्थित है, जो कि अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारक भी माना जाता है। जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में स्थित है, लौरियारेराज बिहार चंपारण में स्थित है और जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है या है? सर्वप्रथम 1750 में टी पैंथलर ने अशोक की लिपि का पता लगाया। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। मास्की अभिलेख से अशोक की पहचान प्रियदर्शी नाम से हुई। निटूर, उडगोलम, गुर्जरा के अभिलेखों में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है एक है केवल एक और 2, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 या 4 सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4 सब सही है। टी पैंथलर ने सर्वप्रथम अशोक की लिपि का पता लगाया, जबकि इसे पढ़ने वाले प्रथम जेम्स प्रिंसेप थे। लगभग सभी अभिलेखों में अशोक को देवा नाम, प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है, जबकि मस्की, निट्टूर, उडगोलम, गुर्जरा के अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख भी मिलता है, इसलिए उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। सूची 1 अशोक के अभिलेख को सूची 2 संबंधित वर्तमान स्थल के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। कालसी, देहरादून,
एरगुडी आंध्र प्रदेश, सोपरा महाराष्ट्र, मानसेहरा पाकिस्तान। तो इसके सही मेल को हमें पहचानना है और सही मेल के लिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ए 1 2 4 3, बी 3 2 1 4, या सी 1 2 3 4, या डी 2 3 1 4। इसका सही उत्तर होगा सी 1 2 3 और 4, यानी कि कालसी अभिलेख देहरादून में है, एरगुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश में, सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र में है और मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान में है। कालसी देहरादून, एरगुडी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र तथा मानसेहरा पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है, जिसकी लिपि खरोष्टी है। इसके अतिरिक्त शाहबाज गढ़ी भी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित खरोष्टी लिपि में लिखित है। अशोक का एक अन्य अभिलेख है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के कुछ अभिलेख जो अपने मूल स्थान से हटाए गए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेरठ स्तंभ शिलालेख अशोक बिन तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। टोपरा स्तंभ शिलालेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। कौशाम्बी स्तंभ लेख अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया। वैराट अभिलेख कनिंघम द्वारा कलकत्ता लाया गया। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसमें सबसे कौन सा असत्य कथन है, तो इसका आंसर होगा ए में कथन ए असत्य, क्योंकि मेरठ तथा टोपरा दोनों ही शिलालेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाए गए, अन्य तीनों कथन सत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। सूची 1 अशोक के बृहद शिलालेख को देखते हैं और उससे संबंधित विषय को देखते हैं। प्रथम बृहद शिलालेख कलिंग विजय तथा सीरिया मिस्र मिसोडेनिया के शासकों का वर्णन मिलता है। तृतीय बृहद शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या है। 11वां बृहद शिलालेख युक्ति रज्जुक प्रादेशिक जैसे अधिकारियों को प्रादेशिक दौरे का आदेश देता है। 13वां बृहद शिलालेख पशु हत्या पर रोक लगाता है। अब इसके हम सही कूट को पहचानने की कोशिश करते हैं। कूट जैसे कि ABCD ए का हो जाएगा 4 3 2 1, या फिर बी 4 1 3 2, या फिर 3 1 2 4, या फिर 1 2 3 4। तो इसके हम सही उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रथम बृहद शिलालेख पशु हत्या पर रोक लगाता है। तृतीय शिलालेख युक्त रज्जुक प्रादेशिक जैसे अधिकारी को प्रादेशिक दौरे का आदेश देता है। 11वां बृहद शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है और 13वां बृहद शिलालेख कलिंग विजय तथा सीरिया मिस्र मेसोडोनिया के शासकों का वर्णन करता है। बृहद शिलालेख पशु हत्या पर रोक। तृतीय बृहद शिलालेख युक्ति रज्जुक प्रादेशिक जैसे अधिकारियों को प्रादेशिक दौरे का आदेश देता है। 11वां बृहद शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है। 13वां बृहद शिलालेख कलिंग विजय तथा सीरिया मिस्र मेसेडोनिया के शासकों का वर्णन करता है। उपर्युक्त में से 13वें शिलालेख में से मिस्र के राजा तुर्मय, जिसे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस भी कहा जाता है, सीरिया के राजा एंटियोकस तथा मग मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस या अंतकिन तथा अली सुंदर तथा एपरिस के अलेक्जेंडर का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में चोल, पांड्य,
ताम्रपर्णी श्रीलंका पर भी धम विजय की सूचना मिलती है। नोट: चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका व यूनानी राजा और उसकी पड़ोसी भूमि पर चिकित्सा उपलब्ध कराने की जानकारी हमें द्वितीय बृहत शिलालेख से मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गिरनार शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जूनागढ़ में है। इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के अभिलेख मिलते हैं। इससे सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है, जिसका जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त के समय शिवशाक, रुद्रदामन के शासक तुषास्क तथा स्कंदगुप्त के समय पुष्यगुप्त ने करवाया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो या केवल एक और दो, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो है। गिरनार शिलालेख के संबंध कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो यह गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में है और इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के भी अभिलेख मिलते हैं। कथन एक और दो सही है। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में है तथा इसमें रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के अभिलेख मिलते हैं। कथन तीन असत्य है, क्योंकि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त, अशोक के समय तुषास्क, रुद्रदामन के समय शिवाशक तथा स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित ने करवाया। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। गोडो फर्नेज गद्दे बहर तख्ते बही अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त बिलसर तथा मंदसौर अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त जूनागढ़ तथा भीतरी अभिलेख में मिलता है। यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति से मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाए। पहले कूट हम देखेंगे कि 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 या 2, 3, 1, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि गोंड फर्नेज। इसका सही उत्तर है गोंड फर्नेज गद्दे बहर तख्ते बही अभिलेख में से मिलता है। कुमारगुप्त बिलसर तथा मंदसौर अभिलेख स्कंदगुप्त जूनागढ़ तथा भीतरी अभिलेख से संबंध रखता है। यशोधर्मन मंदसौर प्रशस्ति संबंध रखता है। उपयुक्त अभिलेखों में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना वासुल ने की थी तथा बलसर अभिलेख से गुप्तों की वंशावली की भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। प्राचीन भारत में सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। रजत मुद्रा को द्रम कहा जाता था। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। और डी नंबर, कनिष्क की मुद्रा पर केवल यूनानी ईरानी देवताओं के नाम मिलते हैं। इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो देखें कि इसकी व्याख्या क्या है। कथन डी असत्य है, क्योंकि कनिष्क की मुद्रा पर न सिर्फ यूनानी और ईरानी अपितु भारतीय तथा पर्शियन देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में हवन कुंड में आहुति देते हुए राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का भी अंकन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहनों के सिक्कों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सातवाहन कालीन सिक्कों के विषय में सही नहीं है? इनके सिक्के आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण के विस्तृत क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इनके सिक्के तांबे और शीशे से निर्मित थे। इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। इसका यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के के अग्रभाग पर 2 मस्तूल वाले जहाजों का अंकन उसकी व्यापारिक अभिरुचि का भी अंकित देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इनमें सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सातवाहन के सिक्कों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिनमें से कौन सा कथन सातवाहन कालीन सिक्कों के विषय में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं, इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के नहीं चलवाए। इसका सही व्याख्या देखते हैं।
सातवाहनों ने शीशे, तांबे के अतिरिक्त प्लेटिन तथा चांदी के सिक्के भी चलाए। शीशे का आयात मुख्यतः रोम से किया जाता था। उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय गुप्तों को जाता है। यह कथन सी गलत है। अगले क्वेश्चन को देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शासक के नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, लिच्छवी तथा राजा रानी प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त गरुड़, धनुर्धारिणी, अश्वमेघ, व्याघ्र हनन, वीणा वादन प्रकार के सिक्के। कुमारगुप्त कार्तिकेय प्रकार के सिक्के और गांगेय देव देहलीवाल सिक्का। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर है। उपर्युक्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी, राजा रानी तथा विवाह प्रकार के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई। गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, व्याघ्रहनन तथा वीणावादन प्रकार। गांगेय देव कल चूड़ी वंश का शासक था। इसके द्वारा चलाए गए देहलीवाल सिक्के का प्रचलन इल्तुतमिश के शासनकाल तक रहा। अगला हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। वेद ऋग्वेद, ऐतरेय, कौशिताकी, यजुर्वेद, शतपथ, तैत्तिरीय, सामवेद, पंचविंश, तांडेय, अथर्ववेद, गोपद। इसके सही कुट को देखने की कोशिश करते हैं। क्या 1, 2, 3 और 4 इसका कुट बनेगा, या फिर 2, 1, 4, 3, या फिर 1, 2, 4, 3, या फिर 2, 1, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4, यानी कि ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय और कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ से है। यजुर्वेद का संबंध शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से है। सामवेद का संबंध पंचविंश तांडे से है और अथर्ववेद का गोपद ग्रामर से। उपर्युक्त वेदों में से ऋग्वेद का पुरोहित होता, यजुर्वेद का अधुर्वेद, सामवेद का उदाता तथा अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। वैदिक साहित्य में वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी शामिल हैं। इनके उच्चारण के लिए भी विशेष पुरोहित का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वेदांग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिक्षा, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञान के निमित्त इसकी रचना हुई। कल्प, वैदिक यज्ञों की व्यवस्था तथा गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन के निमित्त इसकी रचना हुई। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा गया। इसका संबंध भाषा संबंधित समस्त नियमों से है। इसमें से हम देखते हैं उपर्युक्त युग में कौन सा या शेष सही सुमेलित है या है। केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2 और 3 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 ये तीनों सही है। यानी कि शिक्षा वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञान के निमित्त इसकी रचना हुई है। कल्प, वैदिक यज्ञों की व्यवस्था तथा गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन के निमित्त इसकी रचना हुई है। शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा गया। इसका संबंध भाषा संबंधित समस्त नियमों से है। इसकी सही व्याख्या देखते हैं। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वैदिक कर्मकांडों को प्रतिपादित करने में सहयोग देने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। निरुक्त में वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और ज्योतिष में ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थितियों के अध्ययन के महत्व को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। त्रिपिटक की रचना गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति के पश्चात हुई। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों तथा वचनों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में जातक कथाओं का वर्णन है। इसमें हमें बताना है इसका कौन सा सही उत्तर है अथवा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अधिपिटक में जातक कथाओं का वर्णन
नहीं मिलता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका सही स्टेटमेंट है जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के शुद्ध पिटक के अंतर्गत खुद कनिकाएं का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। धम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। त्रिपिटक में ईसा से पूर्व की शताब्दियों भारत के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ये अन्य सभी कथन बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, रामायण युग, महाभारत युग या सूत्र युग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण काल से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वां या 6वां शताब्दी ईसा पूर्व का समय सूत्र काल कहा जाता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के उल्लेख मिलते हैं वेदों में, सूत्रों में, पुराणों में या उपनिषदों में? इसका सही उत्तर है पुराणों में। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के उल्लेख मिलते हैं पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं और राजाओं के वंश वृक्ष का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराणों के वे अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं व घटनाओं का वर्णन भी दिया गया है। स्मृति ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मनुस्मृति, यह हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका अंग्रेजी संस्करण कोड जेंटुलॉज के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। अगर हम याज्ञवल्क्य स्मृति के देखें तो इसमें समस्त उत्तराधिकारियों में विधवा को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इस स्मृति ने सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो या एक और दो दोनों? और न एक सही है और न ही दो। तो इसके सही उत्तर को देख लें। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों, यानी कि मनुस्मृति में हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख बातें और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका अंग्रेजी संस्करण कोड ऑफ जेंटुलॉज ने किया था और याज्ञवल्क्य के अनुसार विधवा को प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन के अतिरिक्त स्त्री किसी प्रकार की संपत्ति की स्वामिनी नहीं बन सकती। इसमें विधवाओं के लिए मुंडन का भी उल्लेख किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में विधवाओं को संपत्ति को भी राज्य की आय का साधन माना गया है। अगले युग्म पर विचार करते हैं। इसकी रचना मिताक्षरा। इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे। इसके अनुसार पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का अधिकार मिल सकता है। दाएं भाग को देखते हैं। इसकी रचना जीमूतवाहन ने की है। इनके अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्र उसकी संपत्ति के अधिकारी नहीं है। उपयुक्त युग में से कौन से सही सुमेलित है या है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक और न ही दो। इसकी सही उत्तर को हम देखते हैं। सी, एक और दो दोनों सही उत्तर है। इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी थे। इसके अनुसार पिता के जीवन काल में भी
पुत्रों को संपत्ति का अधिकार मिल सकता था। दाया भाग, इसकी रचना जीमूत वाहिनी ने की। इनके अनुसार पिता के जीवन काल में पुत्र उसकी संपत्ति के अधिकार नहीं रख सकता है। अगले हम प्रश्न को देखेंगे। रामायण तथा महाभारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है अथवा है। रामायण व महाभारत का अंतिम रूप में संकलन मौर्य काल में हुआ। रामायण पहली बार तमिल में कंबन द्वारा लिखी गई तथा बांग्ला भाषा में कृत्तिवासा द्वारा लिखी गई। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का 18वां पर्व भीष्म पर्व तथा भगवत गीता भीष्म पर्व का ही भाग है। इसके सही उत्तर को देखेंगे। ए, इसका ए गलत है। कथन ए असत्य है क्योंकि रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप संकलन गुप्त काल 400 ईस्वी में हुआ। अन्य सभी कथन सही है। कंबन कोलोन्तुगु तृतीय के दरबारी थे। उन्होंने पहली बार तमिल में रामायण लिखी। 20वीं सदी में रामा स्वामी नायकर पेरियार ने तमिल में सच्ची रामायण की रचना की है। बांग्ला भाषा रामायण में कृत्तिवास द्वारा लिखी गई है। तमिल में महाभारत का अनुवाद पुरेंदर पेरुंद देवनार भारतम नाम से किया गया। इसका बंगाली में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, लेखक का नाम है वराहमिहिर। पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक, बृहत संहिता, अविल्हन, विक्रमा अंक, देवचरित। इसका सही कूट होगा, इसका सही कूट है 1 2 3 4 3 1 2 4 1 2 3 4 4 3 2 1। सही उत्तर देखेंगे बी 3 1 2 4, यानी कि बृहत संहिता वराहमिहिर का व्यवहारिक ज्योतिष ग्रंथ है। मृच्छकटिकम एक ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना की प्रेम कथा है। शूद्रक ने इसमें राज्य क्रांति को बहुत कुशलता पूर्वक दर्शाया है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है और विक्रमांक देवचरित किलहन द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवी देवताओं और राक्षसों के मध्य संघर्ष, एक आर्य राजकुमार तथा कबीलाई महिला की प्रेम कथा, 2 आर्य कबीलों के मध्य सत्ता संघर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होने वाले दुर्भी संधियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में होने वाली दुर्भी संधियाँ। मुद्रा राक्षस का कथानक नंदवंश का नाश करके चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना देता है, किंतु इस राज्य को दृढ़ करने के लिए वह नंद के स्वामी भक्त मंत्री राक्षस को अपने पक्ष में करना चाहता है। राक्षस अपनी स्वामी भक्ति से विचलित नहीं हो रहा है। इस बुद्धि संघर्ष में चाणक्य की कूटनीतिकता कुशलता ही नाटक का मूल मंत्र है।